लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण विषय होता है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान से जो है प्रत्येक वर्ष अगर 2012 से लेकर के जो है हम आज तक अगर उनका मूल्यांकन करें, निश्चित 2023 में जो प्रश्न जहां तक आए थे प्रारंभिक परीक्षा में, उनको अगर ठीक से अगर मूल्यांकन करते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बातें समझ में जो आता है वहां है कि भारत के जो संविधान से प्रश्न जो पूछते हैं वो बहुत फैक्चुअल नहीं होते हैं। हालांकि तथ्यात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात भी सही है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके भारत संविधान के प्रश्न जो है ज्यादा फैक्चुअल होते हैं। बल्कि आप ये बात तो जरूर समझ गया होगा कि चूंकि स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछते हैं, एक स्टेटमेंट दो तीन स्टेटमेंट ही नहीं, 5 6 7 स्टेटमेंट तक प्रश्न देते हैं ये, राइट। तो स्वाभाविक है अगर भारत के संविधान से अगर प्रश्न तो सरल प्रश्न आते हैं, मुझे मालूम है उसको तो कर ही लेते हैं, मगर मैं कुछ ऐसे प्रश्नों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा सा जटिल होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और समस्या ये होती है ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है। समय दे दिए आपने थोड़ा सा, मैं उसके बावजूद बना ही नहीं, इसका मतलब दोहरा नुकसान। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न जो है जिसमें थोड़ी जटिलता होती है, कुछ ऐसे प्रश्न जो है जो थोड़ा टिपिकल है, प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती है इस तरह की। मेरा जो पुराना अनुभव है, लंबा अनुभव है, करीब 15 वर्षों का मेरा अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर जो संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं इस वर्ष छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भारत के संविधान से, और इस बार भारत के संविधान से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि भारत के संविधान को अपनाए जाने के हमने 75 वर्ष पूरा किए हैं, राइट। तो इसी कड़ी में जो है मैं ऐसे कुछ जो प्रश्न जो है जो संभावित प्रश्न के रूप में है, ये अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ऐसे प्रश्नों का जो है हिस्सा है ये, ऐसे प्रश्नों का हिस्सा है। तो उसमें जो है कुछ एमसीक्यूज जो है ये एमसीक्यूज के फॉर्म में है ऐसा ये प्रश्न, भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यहां से संबंधित जो एमसीक्यूज है उनमें से कुछ प्रश्न, अब कुछ प्रश्न मतलब ऐसे होंगे जो सामान्य है, और कुछ प्रश्न थोड़ा सा जटिल होंगे, कठिन होंगे, मगर हाँ वास्तविकता यही है कि कठिन प्रश्न अगर बना लेंगे 2-4 एक्स्ट्रा, वहीं से ही उनका प्रीलिम से निकल जाता है। तो हम उन बातों को ध्यान में रख करके जो है इस लेक्चर को मैं कर रहा हूं। पहली बात है, आगे चलते हैं हम जल्दी से, जो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है चल रही है, एमसीक्यूज है ये। क्वेश्चन पहला है भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न को पढ़ रहा हूं मैं, उसके बाद साथ में हम उत्तर में से ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के विकास से संबंधित रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसके अंतर्गत जो कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं था। ये प्रश्न पूछा गया है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 73 के माध्यम 74 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। उनका क्षेत्राधिकार का मतलब उनका जो अधिकार क्षेत्र, जिनका जो न्याय क्षेत्र जो क्या था यही पूछ रहा है। पहले ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार, चौथा है मद्रास। तो कौन सा नहीं था इनमें से, उनका जो है क्षेत्राधिकार, उनका जो जुरिसडिक्शन जो है वहां मद्रास में नहीं था, बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में था, राइट। ये बातें हैं ये, ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं, दूसरे क्वेश्चन लेता हूं। वहां है आपके सामने भारत, ये दूसरा क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन क्या है, भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों में से जो है किसमें विधान परिषद में सदस्यों की पहली बार, किस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न यह पूछा कि किस अधिनियम में विधान परिषद में सदस्यों को पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये 3 विधेयक दे रखे हैं यहां पर, ये पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया। अब जानते हैं कि 1892 का जो अधिनियम था उसमें वित्तीय मामलों विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। मगर साथ में जो है हम ये भी जानते हैं और नहीं भी जानते हैं उनको बिल्कुल याद रख लीजिए कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से उसका उत्तर क्या आ जाएगा, बी। वैसे जो है अगला जो प्रश्न है वहां है संवैधानिक विकास से संबंधित, ये भी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही है। मैं प्रॉपर टॉपिक लिख ले रहा हूं मैं, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय सरकार के कार्यों को हस्तांतरित और संरक्षित विषयों में विभाजित किया गया। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से कई दफा प्रश्न पूछे हुए हैं। एक, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया,
समझ में आ रहा है? यहाँ कई बार प्रश्न पूछते हैं, टिपिकल है, थोड़ा प्रश्न बनते नहीं है। प्रश्न पूछा क्या है, संवैधानिक विकास से संबंधित निम्नलिखित विषय किस अधिनियम में प्रांतीय सरकारी कार्यों को हस्तांतरित और संरक्षित विषयों में विभाजित किया गया? मतलब द्वैत शासन प्रांतों में लागू किया गया, वही पूछ रहा है। तो कौन सा अधिनियम है? अगर आप ये जानते हैं तो अच्छे समझ सकते हैं। वहां कौन सा अधिनियम है? भारत परिषद अधिनियम 1919 में। भारत परिषद अधिनियम 1919 में प्रांतों में जैसे जानते हैं कि संघ सूची राज्य सूची बनाया गया था। संघ सूची में संघ कानून बना सकते थे, राज्य सूची में राज्य को अधिकार दिया गया था, मतलब प्रोविंस को अधिकार दिया गया था। प्रोविंस के जो अधिकार थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था, एक हस्तांतरित और दूसरा जो है आरक्षित। इस प्रकार से जो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, वहां है भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक, ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब आगे बढ़ जाता हूं मैं चौथे प्रश्नों की तरफ, और ये चौथा प्रश्न जो है आपके सामने है, इनको थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। पहली बात इसमें क्या रखा है, प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 के संगत नहीं है? बच्चों प्रश्न ऐसे पूछते हैं, देखो प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया ना, लास्ट में घुमा दिया। अगर इस बात को मैं ध्यान नहीं देता तो मेरा प्रश्न भी मैं क्या समझ के बना रहा होता कि कौन से प्रावधान थे, और वहां पर प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर हम एग्जाम हॉल में एग्जाम अब दे रहे होते हैं तो ऐसे भी हम तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये तो उस समय बहुत जल्दबाजी में जो है हम इस तरह छोटी सी बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, तो इनको इस तरह के प्रश्न आते हैं, नहीं है, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से रखना, ध्यान से पढ़ना है हमें ये। ठीक, अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है कि भारत सरकार अधिनियम, जिनको आप भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, उसके प्रावधान जो थे उनमें पूछ रहा है कौन सा नहीं था, कौन सा संगत इसमें नहीं था। अब जानते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघीय शासन की व्यवस्था को लागू किया गया, अखिल भारतीय संघ बनाने के बाद किया गया। उस संघ की सभाई के उसमें 2 सदनों वाली एक विधायिका होने की बात कही गई थी, राज्य परिषद और संघीय विधानसभा। इनके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इसमें सभी प्रांतों में 2 सदनी की व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल के गठन का यह प्रावधान दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, सभी प्रांतों में 2 सदनी प्रांतीय विधानमंडल का गठन करके। मगर वास्तविकता यह है कि उस समय जो टोटल जो 11 प्रोविंस हुआ करते थे 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, जो 1937 में चुनाव जब हुआ था तब उस समय जो है 11 प्रोविंस हुआ करते थे, और 11 प्रोविंसेस में जो है सभी प्रोविंस में जो है द्विसदनी व्यवस्था नहीं था, केवल 6 सदन में ही द्विसदनी व्यवस्था हुआ करता था। अगर ये बातें आप जानते हैं तो आप उत्तर टिक कर देंगे सी, और नहीं तो फिर उत्तर हमारा जो है गलत हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ, ये चौथा प्रश्न हो गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं अनुच्छेद 5वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अद्वितीय अभिलक्षण नहीं है? फिर वही प्रश्न पूछ दिया गया। कौन सा प्रश्न हो गया, अभिलक्षण नहीं है, मतलब भारत की संविधान की विशेषताएं तो अब बहुत सारे पढ़े होंगे, 15, 20, 25 विशेषताएं पढ़ सकते हैं। भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, कठोर भी है और नम्य है, राइट। इसमें मूल अधिकार के प्रावधान है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ऐसे बहुत सारे विशेषताएं जो है आप जानते हैं, बहुत सारी विशेषताएं जानते हैं। अब ये पूछ रखा है कौन सा नहीं है, अब जानते हैं ये, अब जानते हैं कि प्रभुत्व, पहला ऑप्शन क्या है, प्रभुत्व संपन्न भारत की स्थापना। जानते हैं संविधान की उद्देशिका में ही जो है स्पष्ट रूप से पहली जो शब्द प्रारंभ जहां होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, ये बातें हैं। तो ये तो उनकी विशेषता हो गया भारत के संविधान के। दूसरी बातें क्या है, शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे उसी उद्देशिका में, तब क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है, तो ये भी उनकी विशेषता हो गया। उसके बाद तीसरी बातें क्या है, परोक्ष निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। परोक्ष मतलब तो बहुत आसान भाषा में समझ लेना है आपको, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। तो सभाई के राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन तो होता है, मगर क्या आप निर्वाचन में भाग लेते हैं? नहीं ना, नहीं भी भाग नहीं लेता। मगर निर्वाचन कौन करते हैं, हम जिन विधायकों को चुनकर भेजे हैं विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, और जिन सांसद में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में जो सांसद होते हैं, निर्वाचित सांसद, मनोनीत सांसद की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, मनोनीत सांसद की बातें नहीं कर रहा हूं, तो वो भाग लेते हैं। इसका मगर मतलब क्या हुआ कि परोक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख मतलब कौन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसके एक राष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 52 में। तो सभाई के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में तो तीनों विशेषता तो है, मगर भारत का संविधान कैसा, क्या वहां स्थायी संविधान है?
भारत का संविधान क्या स्थायी संविधान है? भारत का संविधान जो है स्थायी संविधान नहीं है। संविधान भारत का कैसा है? अस्थायी संविधान है, अस्थिर संविधान है। इसमें संविधान में अनुच्छेद 368 के माध्यम से 2 संशोधन की प्रक्रिया दिया है। ऐसा करके हमने भारत के संविधान को अब तक 106 बार संशोधन कर चुके हैं। अभी 107वें की तैयारी हुई है। 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो है कुछ दिन पहले लोकसभा में पेश किया गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। ठीक, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में सब देखो, ये सब बातें ऐसा है जो एग्जाम में सीधे तौर पे संभावना बनती है आने की। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ साइड बाय साइड जो है और मैं कुछ तथ्यों का जो विश्लेषण कर रहा हूं, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? डी। उत्तर क्या जाएगा इसका? डी। अब उसके बाद मैं आगे 6वें क्वेश्चन तक बढ़ता हूं जल्दी से। वहां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के संगत नहीं है? संविधान के संगत नहीं है मतलब ये भी एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से क्या पूछ रहा है? ये भारत के संविधान की विशेषताएं ही पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान की विशेषताएं ही पूछ रहा है। मगर पूछ क्या रहा है? ये संविधान नहीं है, क्या विशेषताएं नहीं है? क्या विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहली बात क्या है? एकात्मक परिसंघ की स्थापना। अब जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो स्पष्ट रूप लिख दिया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो संघीय है, परिसंघीय है, संघात्मक है। मगर हम ये भी जानते हैं कि हमने सशक्त केंद्र, सशक्त संघ बनाया है, केंद्र को हमने शक्तिशाली बनाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में क्या है? एकात्मक परिसंघ है। संघ शक्तिशाली है, मगर हमने इनसे भारत के संविधान ने संघ और राज्य को दोनों को शक्ति दे रखा है। संविधान में लिखा है समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है। इस प्रकार से क्या है भारत में? कैसा है उनकी विशेषता? कैसा है? एकात्मक परिसंघ है, यूनिटरी फेडरेशन है भारत में। उसके बाद दूसरी बातें जो लिखा है ऑप्शन बी, प्रश्न पूछा गया संविधान के संगत नहीं है, तो कौन सा संगत नहीं है उनकी पहचान करना है हमें ना। वहां क्या है? संसदीय सरकार की व्यवस्था। अब जानते हैं भारत के संविधान में संसदीय सरकार की व्यवस्था है और संसदीय सरकार की व्यवस्था में दोहरा कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका प्रमुख जो है दोहरा होता है। एक संवैधानिक रूप से कार्यपालिका प्रमुख जानते हैं भारत के राष्ट्रपति, एक वास्तविक प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद में प्रमुख होता है। इस प्रकार से क्या है भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है। और इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में जानते हैं अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहां भी है, यहां भी प्रावधान है। उसके बाद आगे क्या है? न्यायोचित मूल अधिकार का प्रावधान। न्यायोचित, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय उसको क्या बोलते हैं? न्यायोचित। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय मतलब मौलिक अधिकार से अगर मान लो हमारे कोई असंगत या कोई अल्पीकरण करने का प्रयास करता है, संविधान के अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार वाले भाग के अंतर्गत जो है उसमें एक अधिकार दे रखा है। वहां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक जो मूल अधिकार है, अगर उसमें किस प्रकार से असंगत होता है, अल्पीकरण होता है, कम करने का प्रयास किया जाता है, तो हम सीधे कहां जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दिया गया है, उनको शक्ति दिया गया है कि वहां समुचित कार्यवाही कर सकता है। समुचित कार्यवाही के अंतर्गत जो है आदेश, निर्देश और रेट जारी कर सकते हैं। वो 5 प्रकार के रेट जारी कर सकते हैं। वही सब बातें। तो भाई के न्यायोचित के मतलब क्या हुआ? मूल अधिकार कैसा है? न्यायोचित है। मगर मूल अधिकार कैसा है? न्यायोचित है। न्यायोचित होने का मतलब क्या हुआ? न्यायालय के द्वारा उनको लागू किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा वहां प्रवर्तनीय है। ठीक है, मगर भाग 4 जैसे कि आप जानते हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मगर ये भी जानते हैं कि भाग 4 देश के शासन के लिए मूलभूत है। ठीक, तो ये तीनों बातें तो हो गया। अब पूछा क्या है? संगत नहीं है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे, इनको जो है नहीं पढ़ेंगे तो भी अब उत्तर निकाला जा सकता है। कैसे? सभी निवासियों के लिए कर्तव्य। याद रखिए बच्चों, भारत के नागरिक, भारत के संविधान में जो कर्तव्य दे रखा है, 42वें संविधान संशोधन से 10 कर्तव्य और 86 अमेंडमेंट से जो एक और कर्तव्य, कुल मिलाकर 11 कर्तव्य। उसमें क्या है? सभी निवासियों के लिए नहीं है, वो केवल भारत के नागरिकों के लिए कर्तव्य है। तो भारत के निवासी में तो कुछ विदेशी भी यहाँ पर निवास कर रहे होंगे ना। ये हो गया 6वां क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? 6वें नंबर। उसके बाद फिर जो है आगे मैं ले रहा हूं 7वें प्रश्न। उसके बाद आगे ले रहा हूं मैं 7वां प्रश्न। थोड़ा सा आराम से चलते हैं, थोड़ा सा याद समझ में भी आ जाए किस तरह का। तो 7वें प्रश्न क्या है? भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
फिर वही प्रश्न पूछ दिया गया है कि भारत के संविधान से संबंधित कौन सा कथन नहीं है। पहला विकल्प है, तो हमें क्या देखना क्या है, कौन से बातें इसमें नहीं है भारत के संविधान में, हमें ये देखना है। तो पहली बातें क्या कर रहा है, संविधान की रचना भारत की संप्रभु जनता ने किया है। अगर आपके संविधान का जो उद्देशिका या फिर जहां से हमारा संविधान प्रारंभ होता है वहां क्या है, उद्देशिका है, अगर उस उद्देशिका को अगर ध्यान में होगा, और इस बात तो उद्देशिका को बिल्कुल रट्टे मान लीजिए बच्चों, पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें संविधान के उद्देशिका से निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान दिवस के दिन जो है उद्देशिका का पठन किया गया, ये तो आप जानते ही है, तो स्वाभाविक है उसमें उद्देशिका में बिल्कुल क्रम को याद कर लीजिए। क्रम तो क्रम के मतलब यह हुआ कि हम भारत के लोग जहां से संविधान प्रारंभ होता है, हम भारत के लोग जहां से प्रारंभ होता है भारत का संविधान, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान की जो शक्ति है वो मूलतः किसमें बसती है, हम भारत के लोगों में। तो स्वाभाविक है संविधान की रचना क्या है, तो भारत की संप्रभुता कहां बसती है, भारत की जनता में। तो स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है संविधान की स्थापना विधि द्वारा किया गया है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। अधिनियमित किया गया, अधिनियमित करने का मतलब यह है उनको एक विधि का दर्जा देकर के हमने जो है लागू किया हुआ है 26 नवंबर 1950 को। संविधान की प्रारंभ की तिथि इसीलिए क्या होता है, 26 जनवरी 1950 होता है, 26 जनवरी 1950 होता है, जबकि संविधान को स्वीकार करने का, अपनाने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 को है। तो यहां भी सही है। फिर उसके बाद तीसरे, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बातें कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बातें कही गई है। तो एक्चुअल में कानून के समक्ष सब कौन है, समान है। तो एक्चुअल में जो है सर्वोच्च कौन हुआ, विधि हुआ ना, सर्वोच्च कौन हुआ, विधि हुआ। और विधि की सर्वोच्चता जो है भारत में, वहां संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर काम करता है। यहां भी भारत के संविधान की विशेषता है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों बातें, मेरी बातें अगर अच्छे समझ रहे होंगे तो इतनी सारे नए नए जो है आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे, समझ संविधान को अच्छा हम कर सकते हैं। तो इसमें विकल्प क्या आ जाएगा, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी। ऐसे प्रश्न भारत के संविधान से पूछे जाते हैं। ये बहुत संभावित प्रश्न है, ठीक है, बहुत संभावित प्रश्न है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, उसके बाद क्या है, 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में हम चलते हैं, तब उसमें क्या नजर में आ रहा है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है। अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया मैंने, कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, उद्देशिका में लिखा गया है। अधिनियमित किया गया, उद्देशिका में लिखा हुआ है। अधिनियमित करने मतलब क्या है, इनको हमने विधि के रूप में स्वीकार किया है, विधि के रूप में स्थापित किया है, आत्मर्पित किया, हमने संविधान को स्वयं को सौंप दिया। तो एक्चुअल में जो है हम क्या है, भारत के संविधान को हमने किस रूप में स्थापित किया है, हमने एक विधि के रूप में स्थापित किया है। इसीलिए जो है भारत के राष्ट्रपति भी अगर शपथ लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं मैं शपथ लेता हूं करके, कहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान। इसीलिए भारत के हर एक मंत्री अगर शपथ लेता है तो कहता है विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान। आगे बातें जो है और बहुत सारे हैं। ये तो विकल्प क्या आएगा इसमें, देखो ये तीनों विस्थापित किया गया, तो क्या उत्तर आएगा इसका, विधि द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वहां 9वां क्वेश्चन है, वहां 9वां क्वेश्चन है, वहां है उद्देशिका से प्रश्न पूछा गया है। क्या गया है, संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा, संविधान में प्रश्न पूछा क्या गया है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्य करने का प्रावधान किया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि उद्देशिका को आपने ढंग से अगर पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो स्वाभाविक ही आपकी बातें, ऐसे प्रश्न जो है बन जाएंगे। उद्देशिका को जानते हैं, बहुत सामान्य है, उनको रट्टे मान लीजिए बच्चों को। यहां से अनिवार्यता एक प्रश्न तो आना तय है, मतलब आपके 2 नंबर उद्देशिका देने वाला है। अगर उसको थोड़ा सा रट्टे मान लिए, कौन सा रट्टे मानना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, बस इतना हो गया। उसके बाद क्या है, उनके समस्त नागरिकों को
चार लक्ष्य दे रखा है। एक पहला क्या है, न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सा, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना का। उसके बाद फिर क्या बात करता है, वो जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने की बात करता है। फिर लास्ट में क्या बात करता है, इस तरफ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना है। बस इतना ही है, 4 लक्ष्य है और उसमें प्रकृति है भारत की। इसको तो रट्टे मार डालिए, एग्जाम में 100% आएगा, इस बार मेरा ये दावा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछा क्या है, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा काम करना है। अभी जस्ट बताया, अगर उद्देश्य आपको याद होंगे तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हमें भारत के समस्त नागरिकों में क्या करना है, भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, बंधुता की भावना को बढ़ाना है। यही बातें कहे गए हैं बच्चों। अब आगे बढ़ता हूं मैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में क्या बातें हैं, प्रश्न पूछा है संविधान सभा के गठन से संबंधित मंत्रिमंडलीय योजना। 1946 में जो कैबिनेट मिशन जो आया था, उसने एक योजना लेके आया जिनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट योजना। मंत्री उसका बोलते हैं कैबिनेट योजना या फिर कैबिनेट प्रस्ताव। ठीक है, तो उसमें प्रश्न पूछ रहा है कि योजना प्रांतों के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या को निम्नलिखित में किस समुदाय के वर्गीकृत किया गया था, किस किस समुदाय में। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, सीधी अगर समान भाषा में सरल भाषा में बताऊं अगर मैं, तो ये प्रश्न पूछा रहा है जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है, जब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किए जाने का प्रावधान कर दिया गया, ये निश्चित हो गया। तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं हमसे कि संविधान सभा में जो अलग अलग समुदाय के जो लोग थे, तो उन्हीं को कितने वर्ग में, कितने समुदाय में जो है उनको वर्गीकृत किया गया था। प्रश्न ये पूछ रहा है ये, राइट, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो प्रश्न कैसे है, इसमें कौन कौन सा थे, उसमें एक था उसमें जो है सामान्य था, दूसरा कौन था, मुस्लिम, और तीसरा कौन था, सिख। ठीक, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, बी। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, बी। एक सामान्य था, एक मुस्लिम समुदाय था और एक कौन था, सिख समुदाय। समझ में आ रहा है, ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, मुझे मालूम है, ये थोड़ा सा और संभावित प्रश्न है, क्योंकि संविधान के प्रश्न बहुत इजी तो आते नहीं है, आप ये जानते हैं ये। उसके बाद में 11 प्रश्न तरफ आगे बढ़ रहा हूं मैं, 11 प्रश्न तरफ आगे बढ़ रहा हूं। 11 प्रश्न में क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता से संबंधित फरवरी की घोषणा में 20 फरवरी को घोषित किया गया था 1947 में। ठीक है, 1947 की घोषणा में किस तिथि की समाप्ति तक भारतीयों को सत्ता सौंपा जाना था। अब जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटिश की स्थिति बहुत खराब हो गया था। ब्रिटिश की स्थिति क्या है, बहुत खराब हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश की स्थिति बहुत ही खराब हो गया था और वो जितना जल्दी हो सके वह भारत से अपना बोरिय बिस्तर समेट करके वापस भागना चाह रहा था। समझ में आ रहा है ये। और अगर नहीं करते, ऐसे जितने जल्दी भागने का अगर प्रयास नहीं करते, तो स्वाभाविक है भारत की जनता क्या करते, उनको वो पीट कर मार कर भगा देते। ऐसी स्थिति था उनका वो। इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया, 20 फरवरी घोषित किया गया था 1947 में कि हम 30 जून 1948 तक एनी हाउ जैसे तैसे करके बोरिय बिस्तर जितने जल्दी हो सके हम समेट करके यहां से क्या है चले जाएंगे। मगर देखिए, तारीख तय किया था 30 जून 1948 का, तारीख तय किया गया था 30 जून 1948 का, ये तारीख तय किया था 30 तारीख से पहले हम जो है चले जाएंगे। मगर स्थिति इतनी खराब, कब चले गए, वह 18 जुलाई को ही जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की सम्राट ने अनुमति दे दिया था। वो तो अलग बात है कि हमने जो है तिथि देख करके जो है 15 अगस्त को हमने जो है उनको नियत तिथि के रूप में घोषित किया, नियत तिथि के रूप में उनको स्थापित किया और 15 अगस्त 1947 को फिर वहां से क्या हुआ, भारत स्वतंत्र। इस प्रकार से तिथि कौन सा है, 30 जून 1948 को। मगर देखो कितने पहले भाग गया ये, 15 अगस्त 1947 को। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं 12वें क्वेश्चन में। ये 12वें क्वेश्चन में अब थोड़ा देखिए, थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा हो रहा है, तो प्रश्न को जो ऐसे जो प्रश्न आते हैं बच्चों, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको थोड़ा सा आराम से प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, आराम से पढ़ने की आवश्यकता है। तो स्वाभाविक है थोड़ा सा प्रश्न टाइम तो लगेगा ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ने के, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप ठीक से इनको समझना चाहते हैं। ऐसे तो जटिल प्रश्न है, अब देख रहे हैं इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और चार ही विकल्प है, मगर स्टेटमेंट है ये। ठीक है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, इसके जो बहुत सरल प्रश्न जो आते हैं मैंने उस तरह के प्रश्न को नहीं लिया है।
मैं ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस कर रहा हूं जो संभावित बनते हैं, प्रश्न बनने की संभावना बनती है, और उससे प्रश्न साथ में यह प्रयास कर रहा हूं कि जो प्रश्न जहां पर बनने की संभावना, गलती होने की संभावना ज्यादा है, मैं ऐसे प्रश्नों को ही खुद पिकअप किया हूं, वो ऐसे प्रश्नों को ही पिकअप किया हूं मैं। ठीक, जैसे कि इसमें क्या है, भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित, भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा, जानते हैं संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत गठित हुआ था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न ये पूछा, क्या सही नहीं है संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में आपने बहुत सारी बातें हो सकता है पढ़ा हो, मगर बहुत सामान्य बातें बता दूं मैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। पहली बैठक हुआ जिस दिन संविधान सभा का, उसी दिन ही जो है, उसी दिन ही संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें अब आपको देखना है, अब संविधान सभा गठन में जानते हैं 389 मेंबर हुआ करते थे, 389 मेंबर हुआ करते थे। हालांकि भारत का विभाजन जब हो गया तब वो संख्या जो है कम ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब उसी के बारे में पूछ रहा है ये। पहला, अविभाजित भारत की संविधान सभा में सदस्यों कुल संख्या 389, ये पहले स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ये सही है। पूछा क्या है, गलत क्या है, हमसे ये पूछा हुआ है, पूछा क्या है, गलत क्या है, तो ये तो पहला बिल्कुल सही हो गया है, तो ये क्या हो गया, सही है। उसके बाद दूसरी बातें कह रहा है, भारत और रियासतों की जनसंख्या के अनुपात के स्थान में आवंटित किए गए थे। जानते हैं उस समय जानते हैं कि जो संविधान सभा जो सदस्य थे वहां कहां से, प्रांतों से, और जैसे मैंने बताया उसमें तत्कालीन 11 प्रांत हुआ करते थे, 11 प्रांत हुआ करते थे, और वैसी साथ में क्या है, रियासत के बारे में कोई बिल्कुल अलग अलग प्रकार के आंकड़े आते हैं। कोई कहते हैं 562 रियासत, कोई कहते हैं 564 रियासत, और कुछ लोग तो नए नए कह रहे हैं 565 भी है, और भी कुछ नए नए लोग कहते हैं ये। तो इस प्रकार से ये जानना स्पष्ट रूप से है तो जनसंख्या के अनुपात में ही स्थान आवंटित किए गए थे। 10 लाख की जनसंख्या पर जो है 1 सीट, इस तरह से ये, ठीक है, तो ये भी सही बातें हो गया। उसके बाद क्या है, प्रांतों के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में, अभी थोड़े पहले क्वेश्चन मैंने बताया था ऑलरेडी कि 3 प्रमुख समुदाय कौन है, जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। और समुदाय कौन कौन सा था, सामान्य था, मुस्लिम था और सिख था। तो स्वाभाविक है चौथा प्रश्न जो है, चौथा कैसे प्रश्न का उत्तर इसमें गड़बड़ हो गया है, नहीं, इसमें मैंने जल्दबाजी में लगता है, जल्दबाजी में जो है कहीं पर गड़बड़ कर रखा है ऐसा लग रहा है। प्रांतों या तो जनसंख्या अनुपात में स्थान आवंटित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। प्रांतों के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटे गए थे, ये बिल्कुल सही है। अब हाँ, अब प्रश्न जो है यहीं से जो है हमें उत्तर मिल जाएगा। अब यहां पर क्या दे रखा है, देखिए, प्रांतों और रियासतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन, मतलब संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था ना, मगर निर्वाचन जो है, संविधान सदन जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो केवल प्रांतों से ही निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन कैसे कह रहे, एकल संक्रमणीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, ये बिल्कुल सही बातें हैं, ये बिल्कुल सही है, मगर किसके लिए सही है, ये केवल प्रांतों के लिए बस सही है। केवल किसके लिए सही है, प्रांतों के लिए सही है, मगर रियासतों से जो है निर्वाचन नहीं हुआ था। निर्वाचन रियासतों से जो है सदस्यों को मनोनीत किया गया था। कौन सी पद्धति से, परामर्श पद्धति से, विचार विमर्श करके राजा जो है, रियासत के रजवाड़े के जो राजा है, जो प्रमुख है, वो अपने आसपास के सहयोगियों से विचार विमर्श करके, सहयोगी मतलब उस जनता की विचार विमर्श करके वहां एक सदस्य को नॉमिनेट करते थे, मनोनीत करना। इसीलिए कह सकते हैं कि भारत के संविधान सभा में निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष है, मगर कहां पर से निर्वाचन है, केवल प्रांतों से है, वहां रियासतों से नहीं था। तो उत्तर क्या जाएगा इसका, डी। ठीक है, अब ये मैंने कुछ 12 क्वेश्चन ही लिए हैं और लगभग मैं 30 से 35 मिनट तक पहुंच चुका हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि वीडियो जो है, हमारा लेक्चर जो है थोड़ा सा छोटा छोटा बने, इसीलिए मैं कुछ प्रश्नों को ही लेता चला जाऊंगा। मैं ज्यादा अधिक प्रश्न नहीं लूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो बनाएंगे तो फिर वो आप देख भी नहीं पाएंगे। उससे बेहतर ये है कि बस एक लास्ट प्रश्न ले रहा हूं मैं, ये एक लास्ट प्रश्न ले रहा हूं। और प्रश्न क्या है इसमें से, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में स्थापित धार्मिक सहिष्णुता के अदृश्य दीवार को दृश्य बना दिया। एक ऐसा प्रश्न है, ठीक है, कहां गया, हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जो थोड़ा टिपिकल है। ये थोड़ा क्या है, टिपिकल है। टिपिकल होने का मतलब ये हुआ, टिपिकल होने का मतलब ये हुआ, ये पूछ क्या रहा है आपको यही समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो यही है, पूछ क्या रहा है वही समझ में नहीं आएगा। पूछ रहा है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसने भारत के संविधान में स्थापित धार्मिक सहिष्णुता के अदृश्य दीवार को दृश्य बना दिया। बच्चों
आप अच्छे से जानते हैं कि जो मूल संविधान था जिनको हमने 26 नवंबर 1950 को लागू किया था, अगर उसकी उद्देशिका को अगर पढ़ेंगे, अगर उसके उद्देशिका को, हालांकि मुझे मालूम है कि आप हो सकता है नहीं पढ़े हैं उस संविधान की उद्देशिका को, ठीक है, मगर उसमें जो उद्देशिका में जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा था? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, बस इतना ही लिखा हुआ था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब देखो वहां पर धार्मिक आधार पर कोई बातें नहीं लिखा गया था उद्देशिका में, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना, ये नहीं था तभी तो जो है अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवान जाति के आधार कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अनुच्छेद 16 में क्या बात करते हैं? धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यहां ये बात करते हैं। उस तरफ आगे भी अगर बढ़ जाएंगे तो अनुच्छेद 325 भी है, वहां भी क्या है? वयस्क अधिकार में धर्म आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। इनके साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। समझ में आ रहा है ये? तो ये सब क्या बातें हैं? ये पहले जो है संविधान की उद्देशिका में कहीं पर जो है हम भारत को एक पंथ निरपेक्ष बना रहे हैं, भारत ऐसा नहीं लिखा था सामने उद्देशिका में, ठीक है, मगर उसके बावजूद था ना, उसके बावजूद तो संविधान में था। मगर जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया 1976 में, तब स्पष्ट रूप से भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा गया? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व संपन्न और उसके साथ साथ में क्या है? समाजवादी भी जोड़ दिया गया और साथ में पंथ निरपेक्ष भी कर दिया गया। तो सभाई की यही बातें कह रहे हैं कि पहले जो है वहां बिल्कुल अदृश्य था, मगर दिखता नहीं था, मगर पंथ निरपेक्ष शब्द लिख करके हमने उनको दृश्य बना दिया। तो उत्तर क्या जाएगा बच्चों? उत्तर क्या जाएगा इसका? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। देखो ये मैंने आज जितने भी 13 क्वेश्चन किए हैं मैंने, ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रश्नों की जो एक सीरीज है ये, ठीक है, मगर हाँ मैं बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूं, इस पे बहुत कोई सरल टाइप के प्रश्न इसमें नहीं है। ये सब प्रश्न ऐसे हैं, थोड़ा सा जो है अगर देखेंगे थोड़ा जटिल प्रकार के हैं, या फिर कुछ नए तथ्य आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपकी समझ को और मजबूत कर देगा, ये आपकी समझ को मजबूत कर देगा। तो हम आगे ऐसी भी इस प्रकार से और जो प्रश्न है, प्रश्नों की बहुत सारी श्रृंखला है, उसमें से आगे जो है हम भारत के संविधान और इनके साथ साथ फिर आगे जो है अन्य विषयों को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ लोक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है आप अपनी मजबूत कर सकते हैं।